नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले वर्षों में भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी टक्कर बंदूक या मिसाइल से नहीं बल्कि पानी को लेकर हो सकती है, तो हो सकता है आपको ये बात चौंकाने वाली लगे। एक तरफ चीन ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ वह बांग्लादेश में नदी प्रबंधन और जल परियोजनाओं में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। और इसी बीच भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी परियोजना पर काम तेज कर दिया है जिसे कई विशेषज्ञ चीन की इस चुनौती का रणनीतिक जवाब मानते हैं। तो क्या एशिया में अब वाटर जियोपॉलिटिक्स का नया दौर शुरू हो चुका है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत इस नई चुनौती के लिए तैयार है? आइए इस पूरे विषय को तथ्यों, रणनीति और भारत के मजबूत दृष्टिकोण से समझते हैं। दोस्तों, चीन की नीति को समझने के लिए उसके बयानों से ज्यादा उसके कदम देखने, पढ़ने और समझने पड़ते हैं। एक तरफ वह भारत के साथ व्यापार बढ़ाने, रिश्ते सुधारने और बातचीत आगे बढ़ाने की बात करता है। ये चीन के औपचारिक बयान हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाता है, तिब्बत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाता है और पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी भी लगातार मजबूत करता है। ये चीन के अनौपचारिक कदम है। इसी से चीन की कथनी और करनी के अंतर का पता चल जाता है। यही कारण है कि भारत अब चीन के शब्दों पर नहीं बल्कि उसकी जमीनी हरकतों से हो रहे बदलावों का विश्लेषण करता है। हाल ही में चीन की ओर से यह संकेत दिया गया कि यदि भारत सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में अपना रुख बदल सकता है। हालांकि पहली नजर में चीन का यह बयान बड़ा गंभीर लगता है, देश के लिए खतरा लगता है। लेकिन क्या वास्तव में चीन भारत का पानी रोक सकता है? इसका जवाब जानने से पहले हमें ब्रह्मपुत्र की वास्तविक भौगोलिक स्थिति समझनी होगी। ब्रह्मपुत्र का जन्म तिब्बत में होता है, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। इसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम से होकर बांग्लादेश तक जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर चर्चा से गायब रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मपुत्र का लगभग 65% जल भारत में होने वाली भारी वर्षा और इसकी अनेक सहायक नदियों से आता है। सारा जल चीन से नहीं आता है। यानी चीन ऊपरी धारा में होने के बावजूद पूरी नदी को अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकता। यही भारत की पहली रणनीतिक ताकत है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई खतरा नहीं है। असल चुनौती पानी रोकने की नहीं बल्कि पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की है। यहीं से चीन की मेगा डैम रणनीति चर्चा में आती है। चीन तिब्बत में लगभग 60 गीगावाट की क्षमता वाले विशाल जल विद्युत प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सरकारी तौर पर इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन बताया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञों की चिंता कुछ और है। अगर इतना बड़ा जलाशय बनता है तो भविष्य में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथियों, कल्पना कीजिए मानसून अपने चरम पर हो, अरुणाचल और असम में पहले से भारी बारिश हो रही हो और उसी समय यदि ऊपरी धारा से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए तो नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ का दबाव और बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ इस संभावित स्थिति को वाटर बॉम्ब स्ट्रेटेजी कहकर समझाते हैं। ध्यान रहे, यह कोई स्थापित तथ्य नहीं है कि चीन ऐसा करेगा ही, लेकिन यह एक रणनीतिक संभावना तो है जिसे भारत गंभीरता से देख रहा है। अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा जो और भी दिलचस्प है। चीन पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश में नदी प्रबंधन, तटबंधों और जल परियोजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के चीन दौरे से भी ये स्थिति
मजबूत हुई दिख रही है। यहीं से कई रणनीतिक विश्लेषक एक बड़ा सवाल उठाते हैं। अगर भविष्य में ऊपरी धारा से पानी का असामान्य प्रवाह होता है और नीचे की ओर बांग्लादेश में बाढ़ नियंत्रण की क्षमता पहले से बेहतर हो जाती है, तो सबसे अधिक दबाव किसके क्षेत्र पर पड़ेगा? यानी क्या चीन एक तरफ ऊपरी धारा पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ निचले हिस्से यानी बांग्लादेश बॉर्डर पर अपने प्रभाव का विस्तार भी कर रहा है, ताकि ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में बाढ़ से नुकसान ना हो? यही वो प्रश्न है जिसने भारत की रणनीतिक सोच को बदल दिया है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत केवल खतरे की चर्चा नहीं कर रहा, भारत इस संभावित समस्या का समाधान तैयार कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसी सोच का हिस्सा है। करीब 11,000 मेगावाट की क्षमता वाली यह परियोजना केवल बिजली बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की जल सुरक्षा, बाढ़ प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों को साथ लेकर चलने वाली रणनीतिक परियोजना है। यदि भविष्य में कभी ऊपरी धारा से अचानक अत्यधिक पानी छोड़ा जाता है, तो यह परियोजना उस अतिरिक्त जल को नियंत्रित करने, उसके प्रभाव को कम करने और अरुणाचल तथा असम के लाखों लोगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी चीन ने यदि अपनी रणनीति बनाई है, तो भारत ने भी उसका जवाब तैयार करना शुरू कर दिया है। यही आज के नए भारत की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पूंजी है। पहले खतरे का इंतजार होता था, आज खतरे का अग्रिम आकलन करके पहले से तैयारी की जाती है कि उससे कैसे बचा जाना है। सीमा पर सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रही हैं, एडवांस सर्विलांस सिस्टम लग रहे हैं और अब जल सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि आज का भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को पहले से समझकर तैयारी करने वाला राष्ट्र बन चुका है। चीन चाहे सीमा पर दबाव बनाए, चाहे समुद्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाए या फिर जल संसाधनों के माध्यम से रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश करे, भारत अब हर क्षेत्र में समानांतर तैयारी कर रहा है। ताजा उदाहरण हमने पीएम मोदी के इंडोनेशिया के दौरे में हुए फैसलों से देखा है। भारत मलक्का स्ट्रेट पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जहां से चीन का व्यापार इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। यही आत्मविश्वास भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हमें घबराने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है, क्योंकि रणनीति का मुकाबला केवल रणनीति से होता है और भारत आज उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं है, यह आने वाले समय में एशिया की रणनीति, सुरक्षा और भू राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इस चुनौती को समझ भी रहा है और उसका जवाब भी तैयार कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या आने वाले वर्षों में पानी भी उतना ही बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकता है जितना आज की तारीख में तेल और गैस बन रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।